बैक डोर राब्ते। आसिफ अली जरदारी बादशाह अगर कैसे बने। नवंबर 1996 में क्या हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 11 मरतबा किस बात से मना किया। अमरीकी वजीर का अहम किरदार। मुशर्रफ को बेनज़ीर के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने वाला कौन। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि दुबई से एक कारोबारी शख्सियत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक अजीज को टेलीफोन करके सिफारिश की कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को नए पासपोर्ट जारी कर दिए जाएं। तारिक अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कितनी आसानी से ये बात कह दी। आपको अंदाजा भी है कि ये कितना मुश्किल काम है। टेलीफोन करने वाले ने कहा कि जब शाम को जनरल साहब खेलने जाएं तो आप उनसे मेरी बात करवा दें, मैं उनसे खुद ही ये बात कह दूंगा। अगले दिन फिर टेलीफोन आ गया। तारिक अजीज ने बताया कि उन्होंने बात की थी मगर जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं माने। उनके तासुरात देखते हुए मैंने फ़ोन पर बात कराना मुनासिब नहीं समझा। इस बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, आप उनसे मेरी मुलाकात करवाएं। यह साहब परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर सिगार पिया करते थे। उन्हें ज़ौम था कि जनरल परवेज मुशर्रफ उनकी बात नहीं टालेंगे। बहरहाल मुलाकात हो गई। जनरल मुशर्रफ साहब ने साफ इनकार कर दिया। इस कारोबारी शख्सियत का इसरार जारी रहा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 11 मरतबा मना किया। 12वीं मरतबा उन्हें कायल करने की कोशिश करते हुए कहा गया कि सियासत में सब दरवाजे बंद नहीं किए जाते। कल को किसी मोड़ पर आपको बेनज़ीर भुट्टो की ज़रूरत पड़ेगी तो इस बंदा नाचीज़ के जरिए बातचीत हो पाएगी। आप इस मामले पर असर नो तो गौर करें और पासपोर्ट जारी करने की इजाज़त दे दें। ये बात असर कर गई। जनरल मुशर्रफ मान गए। इसी कारोबारी शख्सियत ने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के पासपोर्ट उनके हवाले किए और वो उम्रा करने चले गए। नवंबर 1996 में सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी तो आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले बदउनवानी के मुकदमात में ज़ेर हिरासत रहे, फिर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस और जस्टिस निज़ाम कत्ल केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। इसी दौरान जेल में तशद्दुद हुआ, जबान काटने की कोशिश की गई। मंसूबा यह था कि आसिफ जरदारी को कत्ल करके खुदकुश का रंग दे दिया जाए। मुसलसल 8 साल कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद दिसंबर 2004 में आसिफ जरदारी जमानत पर रिहा हुए। पासपोर्ट वापस मिला। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाल दिया गया तो अपनी शरीक हयात और बच्चों से मिलने के लिए दुबई चले गए। नई गुफ्ताद ये आन पड़ी कि उनके पासपोर्ट ज़ायदुल मियाद हो गए और सिफारत खाने का अमला तजदीद करने से इनकारी था। कुछ अरसे के बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो के ताउन की ज़रूरत पड़ गई। जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान में इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी। अमरीकी हुकाम की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ दें, सदारत के मनसब पर मौजूद रहें और पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका देकर बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कुंडोलिज़ा राइस और अमरीकी सफ़ीर रियान क्रोकर इस हवाले से जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों से राब्ते में थे। बैकडोर राब्तों का सिलसिला तो जारी था मगर जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि उनकी बेनज़ीर भुट्टो से बराह रास्त मुलाकात हो और आमने सामने बैठकर मामला तय किए जाएं। मगर बेनज़ीर भुट्टो जनरल मुशर्रफ के साथ बैठने से गुरेज कर रही थीं क्योंकि ऐसी सूरत में उनकी साख खराब हो जाती और फौजी हुकूमत से डील का तासुर उभरता। ये वही दिन थे जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। जनरल मुशर्रफ ने इसी कारोबारी शख्सियत को यह टास्क दिया। जब इस बिजनेसमैन ने बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता किया तो उन्होंने कहा, अगर आप इसलिए मेरे पास आना चाहते हैं कि मैं मुशर्रफ साहब से मिलूं तो पेश की माजरत। बेनज़ीर को कहा गया कि टेलीफोन के बजाय वहां आकर बात करते हैं। बिल मुशाफा मुलाकात के दौरान इस कारोबारी शख्सियत ने कहा, बीबी, जिस तरह आपने दो टोक इनकार कर दिया है इसी तरह मुशर्रफ साहब ने भी पासपोर्ट जारी करने से कोरा जवाब दे दिया था मगर मैंने उन्हें राजी किया। अब आपको इस एहसान का बदला चुकाना होगा। मिलने में क्या हर्ज है, आपको पेशकश कबूल ना हो तो इनकार कर दीजिएगा। बेनज़ीर ने कहा, ठीक है, आप अपने घर खाने पर बुलाएं और वो अचानक वहां आ जाएं। ये एक तरह की इत्तेफाकिया मुलाकात होगी। चुनाचे बेनज़ीर भुट्टो की जनरल परवेज मुशर्रफ से पहली मुलाकात इसी कारोबारी शख्सियत के घर पर हुई। बातचीत का सिलसिला चल निकला तो कौमी मुसालहती ऑर्डिनेंस यानी NRO पर इत्तेफाक राय हुआ। सब मामला तय पा गए मगर बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने में जल्दी की। अक्टूबर 2007 में कारसाज के मकाम पर खुदकुश हमला हुआ और फिर दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। अगर बीबी को कत्ल ना किया जाता तो यूसुफ रजा गिलानी के बजाय वो वजीर आजम बनती और आसिफ अली जरदारी चुपचाप किसी कोने में बैठे दही खाते रहते। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और बादशाह घर बन गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनरल परवेज मुशर्रफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। आसिफ जरदारी जो कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीते थे, सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। कई बार यूं लगा जैसे उन्हें ऐवान सदर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा मगर मुफाहिमत के बादशाह ने 5 साल पूरे किए और अब मार्च 2024 में दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने में कामयाब हो चुके हैं।
لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو مزاحمتی مزاج کی حامل سیاسی جماعت تھی، آصف علی زرداری نے اسے مفاہمتی جماعت کیوں بنا دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ماضی کے تجربات سے سبق سیکھا ہے۔ وہ کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ وہ ڈٹ کر کھڑے رہنے اور شہید ہونے کے بجائے وقتی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی پیش قدمی کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ ان کی سوچ اور حکمت عملی حقیقت پسندانہ ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جنرل مشرف کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز سے رابطہ کر کے بات چیت کا آغاز کرنے اور پھر مشرف کو بے نظیر کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھانے والے بزنس مین کون ہیں؟ ان کا نام کامران ٹیسوری ہے اور وہ آج کل سندھ کے گورنر ہیں۔